जिसके पराक्रम और साहस का कोई सामी नहीं, जिसके बुलंद हौसले का कोई मुकाबला नहीं, जिसकी वीरता और धर्मनिष्ठा का कोई और उदाहरण नहीं। इतिहास में जहाँ जहाँ तक नजर डालो, उसके कद को छूने वाला कोई और मिलता नहीं। आओ दोस्तों, जानते हैं एक ऐसे वीर महापराक्रमी धुरंधर राजा के बारे में, जो मराठों की वीरता का महामेरु है, जो शेर शिवा का छावा है, जिसका डाव गली में कावा है। भयभीत शत्रु रण छोड़ भागे, हर कण कण का यह दावा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी का जन्म 14 मई सन 1657 को हुआ। पुत्र संभाजी जब 2.5 साल के थे, तभी माता सईबाई का दुखद निधन हुआ। माता का छत्र गुम होने के बाद बाल संभाजी अपनी दादी जिजाऊ माँ साहेब के छत्र छाया में पले। पुत्र संभाजी जन्मतः अति बुद्धिमान तेजस्वी बालक थे। जिस बालक को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में बोली जाने वाली सभी भाषाएं अवगत हो, जिस बालक ने उम्र के महज 14वें साल बुधभूषणम नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा हो, उस बालक को आप क्या कहेंगे? वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र में पारंगत यह बालक अद्भुत विवेक का धनी था। नखशिखांत, नायिका भेद, 7 शातक जैसे महान ग्रंथों की रचना करने वाले बालक संभाजी को हम किस प्रकार से बालक समझे? पद पदम पत्र समचरण जंग जिमि कनक करव कर, नाभि ललित गदिर उदर लंबित विशाल वर दीर्घ मुंडी कर देत चारि फला, एक दंतर सुंडल अवतारी जात सकल मल। श्री गणेश का संस्कृत भाषा में किया गया यह वर्णन 14 साल के बालक की रचना है। इस पर विश्वास करना अति कठिन हो जाता है। इसके उपरांत संभाजी मल्ल विद्या, धनुर्विद्या, भाला फेंक, तलवारबाजी, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या के हर क्षेत्र में पारंगत थे। रणभूमि में घोड़े को हवा से तेज तर्रार दौड़ाकर एक पैर पर बिजली की रफ्तार से घुमाने वाला यह परम प्रतापी वीर ना भूतो ना भविष्यति। बादशाह औरंगजेब की 50वीं सालगिरह थी। शिवाजी महाराज को आगरा से बुलावा आया। बालक संभाजी तब 9 साल के थे। शिवाजी महाराज संभाजी को अपने साथ लेके गए। आगरा दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को छोटे मोटे सरदारों की कतार में खड़ा कर अपमानित किया। स्वाभिमानी शिवाजी महाराज की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। वे भरी दरबार से औरंगजेब को बिना मुद्रा किए निकल पड़े। अपने पूरे जीवन में बादशाह औरंगजेब का इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया था। स्वराज्य में वापस आ जाते हैं। इस तरह संभाजी अपने पिता द्वारा सौंपे गए कार्य को बड़ी चतुराई से पूर्ण करते हैं। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ने लगती है। 3 अप्रैल सन 1680 रायगढ़ पर उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु की खबर से अनजान संभाजी बुरहानपुर की सवारी में व्यस्त थे। तभी रायगढ़ पर मंत्रियों द्वारा षड्यंत्र की शुरुआत होती है। संभाजी महाराज से द्वेष करने वाले कुछ स्वार्थी मंत्री शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र राजाराम को राजा बनाकर संभाजी को कैद करने की योजना बनाते हैं। वे अपनी इस योजना में स्वराज्य के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते को भी शामिल कर लेते हैं। हम्बीरराव मोहिते राजाराम के सगे मामा होने के कारण मंत्रियों को यह विश्वास था कि वो हमारा साथ जरूर देंगे, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। सेनापति हम्बीरराव सभी मंत्रियों के साथ संभाजी महाराज को कैद करने पन्हाला किला पहुंचते हैं। वहां पर वो बड़ी कुशलता से संभाजी महाराज का पक्ष लेकर कारस्तानियों का भंडाफोड़ करते हैं। हकीकत समझते ही संभाजी संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेने की घोषणा करते हैं। रायगढ़ जाकर खुद का मंचकारोहण करवाते हैं। पुनः शिवाजी महाराज की विधिवत अंत्यविधि करते हैं। 16 जनवरी सन 1681 में संभाजी महाराज स्वराज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में खुद का राज्याभिषेक करवाते हैं।
दरमियान पट में शामिल सभी मंत्रियों को संभाजी महाराज माफ कर देते हैं और वापिस अपने कर्तव्य पर पुनर्नियुक्त करते हैं। अपने मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव कर वे कवि कलश को छंदोगामात के पद पर नियुक्त करते हैं। स्वराज्य के सूत्र अपने हाथ में आते ही वे मुगल सल्तनत की दक्कन की राजधानी माने जाने वाली बुरहानपुरा और औरंगाबाद की लूट करते हैं। इस लूट से औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सोच ही रहा था कि इस संभाजी का अब क्या किया जाए कि तभी औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर अपने पिता औरंगजेब से बगावत करता है और दक्कन में संभाजी महाराज उसे आश्रय देते हैं। इस घटना से आग बबूला होकर औरंगजेब अपनी 4 लाख की मुगल सेना लेकर दक्कन की तरफ रवाना होता है। दक्कन पहुंचते ही औरंगजेब अपने एक से एक बढ़कर नामचीन सेनापतियों को मराठों के ऊपर बरसाता है। हर दिशाओं में घमासान जंग छिड़ जाती है। सह्याद्री के कोने कोने में हर हर महादेव की गूंज उठने लगती है। लेकिन संभाजी महाराज हर मोर्चे पर औरंगजेब के हर नामचीन सेनापतियों को शिकस्त देते हैं। हर जगह से शिकस्त का मुंह देखकर औरंगजेब हैरान परेशान हो जाता है। वो जंजीरा का सिद्धि और गोवा के पोर्तुगीजों का साथ लेकर स्वराज्य को हर तरफ से घेरने की कोशिश करता है। लेकिन संभाजी महाराज अपने अतुलनीय पराक्रम और विस्मयकारी रणनीतियों से सभी शत्रुओं को परास्त करते हैं। एक तरफ संभाजी महाराज बाहरी शत्रुओं से लोहा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अंदरूनी शत्रुओं के कारस्तान रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। कारस्तानी मंत्री संभाजी महाराज पर 3 बार विष प्रयोग करते हैं, लेकिन वे विफल रहते हैं। आखिरकार शहजादा अकबर को खत लिखकर स्वराज्य का बादशाह बनने का सुझाव देते हैं, लेकिन शहजादा अकबर संभाजी से अपनी मित्रता निभाते हुए षड्यंत्र से भरे उस खत के बारे में संभाजी को बता देते हैं। इस कटकारस्थान में शामिल सभी मंत्रियों का पता लगाकर संभाजी सबको मौत की सजा देते हैं। अपने 9 साल के कारकिर्द में वे 140 लड़ाइयाँ करते हैं, जिसमें से एक भी लड़ाई वो पराजित नहीं होते। कर्नाटक, तंजावर, त्रिवेंद्रम, त्रिचिलापल्ली और कावेरी नदी के पार पाषाणकोट तक मराठे फैल जाते हैं। इससे औरंगजेब इतना हताश हो जाता है कि वो गुस्से में अपनी बादशाही मुकुट फेंक देता है और जब तक संभाजी को गिरफ्त नहीं होती तब तक यह मुकुट न पहनने की कसम खाता है। अपने 9 साल के अनुभव से औरंगजेब अब इतना समझ चुका था कि संभाजी को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करना नामुमकिन है। कुछ अलग करना ही पड़ेगा। वो मराठा सरदारों को वतनदारी और खजाना देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वतनदारी के लालची और संभाजी महाराज से नाराज कुछ मराठा सरदार औरंगजेब से जा मिलते हैं। गनोजी शिर्के, जो संभाजी महाराज के साले थे, वे वतनदारी को लेकर संभाजी महाराज से नाराज थे। वो भी औरंगजेब की वतनदारी वाले चाल में फंस जाते हैं। शिर्के संभाजी महाराज से बगावत पर उतराते हैं। यह पता चलते ही संभाजी कवि कलश के साथ शिर्के सरदार पर आक्रमण करके उनको अपने इलाके से खदेड़ते हैं। संभाजी महाराज से प्रताड़ित गनोजी शिर्के औरंगजेब को हर मुमकिन मदद करने को राजी हो जाते हैं। संभाजी महाराज के संगमेश्वर होने की गुप्त वार्ता वो औरंगजेब को बताता है। स्वराज्य के सभी जंगली और पहाड़ी रास्तों से भले भांति वाकिफ गनोजी शिर्के मुगल सरदार मुकर्रब खान को 5000 सैनिकों के साथ रातों रात संगमेश्वर लेके आता है। अपनों की ही इस दगाखोरी से पूर्णतः अनजान संभाजी महाराज सिर्फ 200 मराठा सैनिकों के साथ बुरी तरह से घेर लिए जाते हैं। अपने अतुलनीय पराक्रम का परिचय देते हुए संभाजी महाराज बड़ी बहादुरी से 5000 की सेना का मुकाबला करते रहते हैं। दोनों हाथों में तलवार लिए बिजली की गति से शत्रु पर टूट पड़े संभाजी को पास जाकर बंदी बनाना असंभव था। आखिरकार चारों ओर से रस्सियां और जंजीरें फेंककर संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाया जाता है। संभाजी महाराज की गिरफ्त की खबर सुनकर औरंगजेब खुशी से झूम उठता है। मुकर्रब खान भी बिना समय गवाए संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश करता है। दस्तूर खुद संभाजी महाराज को अपनी गिरफ्त में देख औरंगजेब सोचने लगता है, जो काम मेरी 4 लाख की सेना 9 सालों तक नहीं कर पाई, वो काम एक दगाबाज की वजह से मुमकिन हो गया। बड़ी ही नफरत भरी निगाहों से संभाजी को देखते हुए औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने अपनी 3 मांगे रखता है। स्वराज्य को मुगल सल्तनत में शामिल करो, अपने खजाने की जगह बताओ और अपना धर्म परिवर्तन करो। औरंगजेब की सभी मांगों को नकारते हुए संभाजी महाराज और कवि कलश अन्न जल का त्याग कर देते हैं। औरंगजेब संभाजी महाराज और कवि कलश को मरणप्राय यातना देना शुरू करता है। गरम तपती सलाखों से आंखें निकाल देता है, जुबान काट देता है, सभी नाखून उखाड़कर
उंगलियां काट देता है, खाल छीलता है, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुकते नहीं। औरंगजेब अमानवीयता के सभी हदों को पार करता है। आखिरकार 40 दिनों तक अपने दुर्दम्य साहस का परिचय देते हुए 11 मार्च सन 1689 को मृत्यु गले लगा लेते हैं। एक महापराक्रमी वीर धुरंधर तेजस्वी राजा के जीवन का अंत हो जाता है। संभाजी महाराज की निर्घुण और नृशंस हत्या के कारण सह्याद्री के हर कण कण में शक्ति संचार होता है। हर मराठा संभाजी बनकर मुगलों पर बरस पड़ता है। दक्कन को जीतने आया दिल्ली का बादशाह आखिरकार दक्कन के जमीन में ही दफन हो जाता है। भारत भूमि छत्रपति संभाजी महाराज के अतुलनीय बलिदान को आजीवन स्मृति रहेगी। परम प्रतापी छत्रपति संभाजी महाराज के अद्भुत, अचंभित शौर्य, धैर्य और साहस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।